ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सब फाइलम स्फेलोकॉर्ड डेटा के ऊपर। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, हमने यूरोकॉर्ड डेट्स को उसमें डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में हम स्फेलोकॉर्ड डेट्स को डिस्कस करेंगे कि स्फेलोकॉर्ड डेट्स कौन से एनिमल्स हैं और ये कैसे प्रोटोकॉर्ड डेट्स में आते हैं, और स्फेलोकॉर्ड डेट्स के क्या फीचर्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं इनके अंदर जो है अगर तो, तो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा आपने देखा था कि ये दोनों जो हैं सब फाइलम्स कॉर्डेट्स के आपने कल पढ़े थे। तो आज सिफेलोकॉर्डेट्स की डिटेल में अगर आप देखें तो इनको लैंसलेट्स कहा जाता है। लैंसलेट्स मीन लैंसेट अगर आप देखें तो नेज़ा नुमा, यानी ये नेज़ा की फैलो से लिया गया जिसका मतलब है हेड, और कॉर्डा का मतलब है कॉर्ड। तो सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं लैंसलेट्स भी कहलाते हैं। इनको एम्फियोक्शस भी इवन जो है वो कह दिया जाता है। तो ये जो एम्फियोक्शस हैं वो भी इनका नेम जो है वो क्यों इनको रखा गया है, क्योंकि इनकी जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, दोनों दोनों साइड्स जो बॉडी की हैं वो पॉइंटेड नज़र आ रही होती हैं। तो दैट्स वाई इनको एम्फियोक्शस भी कह दिया जाता है। तो लेंसलेट्स जो हैं ये 5 कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ज़ाहरी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिखा रहे होते हैं। और जितने भी इसके मेंबर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर, यानी नोटोकॉर्ड भी है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी है, एंडोस्टाइल भी है, फेरेंक्स भी है, पोस्ट एनल टेल भी है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पिछले लेक्चर में देखे थे जो कि इनके अंदर प्रेजेंट सारे के सारे होते हैं। तो ये स्फेलोकॉर्डेट्स की जो नोटोकॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाज़िया तौर पे इनके अंदर नज़र आ रही होती है। तो ये भी सारे यानी ड्यूट्रोस्टॉम्स हैं और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही रखते हैं जो कि बाकी आपने ग्रुप्स में देखे हैं ऊपर वाले। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के अगर वैसे आप जनरली देखें तो इनके दो जीनस हैं, यानी 2 जेनरा हैं इनके टोटल, जिनमें ब्रैंकियोस्टोमा है पहला जो है जिसमें एम्फियोक्सस आ जाता है, और दूसरा एस्मिट्रन है। तो इनकी तकरीबन दोनों जेनरा की 45 स्पीशीज़ जो हैं अब तक ऑब्ज़र्व की जा चुकी हैं। ये पूरी दुनिया के जो समंदर हैं वहाँ पे ये प्रेज़ेंट होते हैं, और उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे कम गहरा पानी होता है और पानी साफ़ होता है और वहाँ पे रेत वग़ैरह जो होती है वो नज़र आ रही हो। अब सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं ये काफ़ी स्मॉल एनिमल्स हैं जो कि 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होते हैं। टैडपोल लाइक इनकी बॉडी है, इलोंगेट हैं, लेटरली फ्लैटेंड होते हैं, और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं तकरीबन, यानी इनके आर पार अक्रॉस आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्फेलोकॉर्डेट्स भी बाकी जिस तरह आपने ऊपर एनिमल्स देखे थे उनकी तरह ही ये फिल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं, जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीडिंग कर रहे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खा रहे होते हैं, और जितने भी इसके मेंबर्स हैं यानी कि स्ट्रीमलाइंड उनकी शेप होती है, और ये वीक स्विमर्स में आते हैं, यानी इतना अच्छा ये पानी के अंदर स्विम नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा है ये फ़िल्टर फीडिंग करते हुए गुजार देते हैं। अब ये फ़िल्टर फीडिंग किस तरह कर रहे होते हैं कि ये रेत के अंदर जब छुपे हुए होते हैं या वहाँ पे बरी कर रखते हैं अपने आप को, इंटीरियर एंड इनका जो होता है, अगला सिरा जो होता है उसको बाहर निकाल रखते हैं रेत से, और बाकी सारा हिस्सा जो होता है जिस्म का वो रेत के अंदर छुपाया हुआ होता है। तो जो अगला हिस्सा बाहर निकला हुआ होगा, वहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं, फ़िल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको मैंने इनकी जो हमने जब प्रैक्टिकल पढ़ा था तो उसमें आपको इनकी डायग्राम दिखाई थी कि इनका ओरल हुड होता है जो कि फूड को एंटर कर रहा होता है, फूड पार्टिकल्स को। यानी बक्कल सिरी इनके अंदर पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि लार्ज फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सिफ्ट आउट कर दिया जाता है, उनको छान लिया जाता है, और फिर वो बक्कल कैविटी में आके एंटर होते हैं। तो इस तरह से इनके एपिथेलियल सीलिया जो थे माउथ के या फेरेंक्स के, वहाँ पे वो व्हील ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और खुराक को अपने अंदर लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं इनके जो म्यूकस ये सिक्रीट करते हैं, फिर उसके साथ अटैच हो जाते हैं फेरेंजियल बार्स की म्यूकस के साथ, और फिर फेरेंक्स में एंटर हो जाते हैं, और फेरेंक्स से होती हुई खुराक फिर इनकी गट में चले जाएगी। वहाँ पे क्या होगा कि वो फेरेंजियल स्लिट्स में से जो होगा पानी, फिर एक्सेस वाटर पंप आउट हो जाएगा। तो एट्रियो पोर्ट से फिर वो होता हुआ पानी जो एक्सेस होगा वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये स्फेलोकॉर्डेट्स अगर आप वैसे देखें तो ये दुनिया में जो हैं जितने भी ट्रॉपिकल या टेम्परेट शैलो सीज़ हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, और काफ़ी सालों से ये वहाँ पे जो हैं वो यानी कि पाए जाते रहे हैं। इनके बारे में अंदाज़ा किया जाता है कि स्फेलोकॉर्डेट्स ऐसे जानदार हैं जो एन एरोबिक कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, यानी ऐसे एरियाज में ये रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा मौजूद ना हो। तो इस तरह से ये जो सल्फाइड रिच बॉटम्स होते हैं वहाँ पे मेरीन एनवायरनमेंट में भी अक्सर इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं।
अब सिफेलोकॉर्डेट्स का नाम, अगर इसकी नेमिंग रीजन हम देखें तो इनको क्यों नाम ये सिफेलोकॉर्डेट्स दिया गया, क्योंकि इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो कि इनके हेड से लेके, ठीक है, यानी कि जो है वो एंड तक, इनकी टेल तक तकरीबन प्रेजेंट होती है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स इसी वजह से इनका नेम पड़ गया है कॉर्डा से। सिफेलो का मतलब है हेड की, फैलो से, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड दूसरे कॉर्डेट्स की अगर आप देखें तो उनसे बिल्कुल इनकी नोटोकॉर्ड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो काफ़ी हद तक कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, सिकुड़ने और फैलने वाली होती है। अब उसका फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से ये जो समंदर होता है या जो रेत होती है वहाँ पे बरोज बना सकते हैं ये। तो बरोज बना के ये रेत के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी तो उससे क्या होगा, ये सैंड के अंदर जो है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनके सिरे नोकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, उसकी वजह से ये बरोज बना सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स, अगर आप इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जो ऊपर आपको बताए गए हैं इनके, इनको अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनकी वजह से क्या होता है, ये बरोइंग कर सकते हैं और पानी, वो जो एरिया होता है उसके अंदर, ये ज़मीन के अंदर धंस सकते हैं। तो कंट्रैक्शन जो इनके मसल सेल्स की होती है उसकी वजह से क्या होती है, इनकी नोटोकॉर्ड की रिजिडिटी है जो है वो ज़्यादा, यानी कि फ्लूइड्स को प्रेस करने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मज़ीद इनको सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से ये रेत के अंदर धंसते चले जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जब मसल सेल्स इनके जब रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बढ़ जाती है जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं। यानी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये जो है ज़मीन के अंदर या रेत के अंदर जो है बरोज बना सकते हैं, वहाँ पे बिल बना के उसके अंदर छुप सकते हैं। और जब मसल्स इनके रिलैक्स कर जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि इससे ये स्विमिंग कर सकते हैं, इनकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी की है वो इन्हांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अभी तक बस इतने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बाकी कहाँ पे क्लास आपकी गई हुई सारी? तो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें इनके फीचर्स में, तो ये आपने देख लिया कि इनके मसल्स की रिलैक्सेशन से या कॉन्ट्रैक्शन से ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनकी बॉडी के जो सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स होते हैं दोनों साइड्स में नोटोकॉर्ड की, उससे क्या होता है, अंडुलेशंस वो पैदा होती है, यानी वो लहरा रहे होते हैं जब, तो उससे क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स पानी के अंदर मूव कर रहे होते हैं। यानी मसल्स की अंडुलेशन से, मसल्स की मूवमेंट से क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेट्स वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से इनके जो लॉन्गिट्यूडनल या वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स होते हैं बॉडी वॉल के, वो क्या करते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो इनकी बॉडी को स्टेबलाइज कौन करते हैं, ये इनके मसल्स कर रहे होते हैं जो इनके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं बॉडी के। तो लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल फोर्स जो बॉडी वॉल के हैं, उससे क्या होगा, ये स्विमिंग में इनको हेल्प की जा रही होती है। इसी तरह से जो इनका दरमियान वाला मीडियन डोर्सल फिन है या कॉर्डल फिन है, वो भी इनको स्विमिंग में हेल्प कर रहा होता है। यानी सिफेलोकॉर्डेट्स को अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो मैं आपको एम्फियोक्सियस अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, लेंसलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एम्फियोक्सियस की एक जनरलाइज्ड बॉडी प्लान आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि दोनों तरफ से इनकी बॉडी जो है ये आप देखें नुकीली सी बनी हुई है, जिसकी वजह से इनका नाम एम्फियोक्सियस है, या लेंसलेट्स भी इनको कहा जाता है। तो ये इनका माउथ है, ये टेंडिफेरेंजियल स्लिट्स हैं, एट्रियम है इनका, और ये यहाँ पे आप इनकी नोटोकॉर्ड देख रहे हैं। यानी इनके अंदर वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपने कॉर्डेट्स के 5 फीचर्स पढ़े थे कि इनके अंदर होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं, सेगमेंटल मसल्स होते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से इनके अंदर ये प्रेजेंट है, जो बेसिक फीचर्स होते हैं एक कॉर्डेट्स के। तो ये आप इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इनका ओरल हुड जो है, जो भी आप मॉर्फोलॉजी में देख रहे थे, वो इंटीरियर एंड से फेलोकॉर्डेट्स की प्रोजेक्ट करता है, जिसमें सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको सीरी कहा जाता है। अब ये सीरी की मूवमेंट जब होगी वेंट्रल एस्पेक्ट से ओरल हुड के, तो इससे क्या होगा, ये फीडिंग करेंगे, फिल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं ना ये। तो वो सीलिया जब इकट्ठे बीट करेंगे तो उससे पानी के अंदर मौजूद खुराक जो होगी, यानी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो इसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिनको ट्रैप कर लिया जाएगा, और इससे ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनकी पोस्टीरियर वॉल जो ओरल हुड की है, वहाँ पे क्या होता है, माउथ ओपनिंग जहाँ से फेरेंक्स की तरफ हो रही होती है, वहाँ पे माउथ इनका प्रेजेंट होता है जो फेरेंक्स की तरफ ओपन होता है, और वहाँ पे फेरेंजियल स्लिट्स बेशुमार पाई जाती हैं फेरेंक्स के पास, जो कि कार्टिलेजिनस गिल बार्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। और बेशुमार इनके फोर्स जो बॉडी वॉल के होते हैं वो वेंट्रल साइड पे फेरेंक्स से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और वेंट्रल मिड लाइन जो जहाँ पे बॉडी की होती है वहाँ पे एट्रियम बनता है, जिसमें आपने ये देखे ना, इसके एट्रियम बन रहा है यहाँ। तो ये आपको यहाँ पे इनका एट्रियम नजर आ रहा है, यानी ये फ्रेंजियल स्लिट्स हैं। तो फ्रेंजियल स्लिट्स के बिल्कुल जो पास वाली साइड है, यहाँ पे आपको इनका ये एट्रियम नजर आ रहा है। ये माउथ है, ये फ्रेंजियल स्लिट्स हैं, ये इनका एट्रियम आ गया। फिर इंटेस्टाइन्स हैं, एट्रियोपोर है, ठीक है, जहाँ से जो ज़्यादा वाटर होगा एक्स्ट्रा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा इनका, इस तरह से। तो ये इनकी एक जनरलाइज बॉडी प्लान है, जिसमें ये टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे सीरी जो है वो बना देते हैं, सीलिया जो बेशुमार होते हैं उससे खुराक को ट्रैप किया जाता है और फिर यहाँ पे लाया जाता है। फ्रेंजियल स्लिट्स भी फिल्टर फीडिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो इनका लेटरल फोर्स है बॉडी वॉल के, या एट्रियम जो होता है, एट्रियम का फंक्शन अगर आप देखें तो ये डेलिकेट फिल्टरिंग सर्फेसिस जो होती हैं फेरेंक्स की या बॉटम सेडिमेंट्स की, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। इसी तरह से ओपनिंग अगर आप देखें एट्रियम की आउटसाइड की तरफ, तो उसको एट्रियोपोर कहा जाता है। तो एट्रियम जिस जगह से ओपन बाहर हो रहा था वो एट्रियोपोर आपने देखा था, एक सेपरेट सुराख था जहां से पानी बाहर निकल जाता है। फिर अब मेंटेनेंस फंक्शंस अगर हम देखें तो इसमें फिल्टर फीडिंग वाला सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि ये फिल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं ये फिल्टर फीडर्स हैं, यानी पानी में से फिल्टर करके खुराक हासिल करते हैं, पानी को फिल्टर कर रहे होते हैं। माउथ से पानी आया है, उसको फिल्ट्रेशन होगी, बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाकी बाहर निकल जाएंगे। तो ड्यूरिंग फीडिंग क्या होता है कि पार्शली या मोस्टली जो बरीड होते हैं ये सारे के सारे सैंड के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर, तो इनका माउथ ये क्या रखते हैं, अपना ऊपर की तरफ निकाल रखते हैं। अब वो माउथ जो ऊपर की तरफ निकाला हुआ है, तो सीलिया जो लेटरल सर्फेसिस के साथ हैं गिल बार्स के, वो क्या करते हैं, वो पानी में लहरा रहे होते हैं, जिससे माउथ की तरफ खुराक खिंची चली आ जाएगी। अब वाटर जो होगा वो फिर फेरेंक्स से होता हुआ फेरेंजियल स्लिट्स में से गुजरेगा, फिर वहां से जो है वो एट्रियम में आ जाएगा, एट्रियम में से फिर पानी जो है वो बाहर एट्रियोपोर से निकल जाएगा। अब इस पानी की जो मूवमेंट हुई है पूरी की पूरी, इसमें क्या होगा कि जो इनके अंदर म्यूकस होगा उसके साथ क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, और जो पानी होगा बाकी खाली वो बाहर निकल जाएगा एट्रियोपोर के थ्रू। यानी कि इनमें हुआ क्या है कि अब देखें, अब यहाँ पे कि माउथ से पानी की एंट्री हुई है, ठीक है, फिर फेरेंक्स में गया है, फिर होते होते यहाँ से ये फेरेंजियल स्लिट्स में से गुजर के एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब एट्रियम से जो पानी खाली है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह या जो फिल्टरिंग एजेंट थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए हुए हैं, वो नहीं रहेंगे, यानी कि वो इसकी इंटेस्टाइन्स में या मुख्तलिफ पोर्शंस में चले गए बॉडी के, और वे जो बाकी खाली पानी था वो यहाँ से एट्रियोपोर से बाहर निकल गया है। तो इस तरह से पानी की ये फिल्टर फीडिंग कर रहे होते हैं कि उसमें से ये जो वेस्ट होता है उसको, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये ट्रैप कर रहे होते हैं। अब फिर इसके बाद जो इनका फूड होगी वो सॉर्ट हो जाएगी एट द सीरी। सीरी मीन्स जो सीलिया का स्टूडेंट्स ग्रुप होता है उसको सीरी कहा जाता है। जो इकट्ठे बीट कर रहे होते हैं सीलिया एक ही वक्त में, तो वो सीरी कहलाते हैं जब वो ज्वाइन कर जाते हैं बीटिंग में, ठीक है। तो खुराक सबसे पहले सीलिया के ऊपर ट्रैप होगी वहां पे, उसके बाद क्या होगा, जो लार्जर मटेरियल्स होगा वो सीलिया के ऊपर कैच हो जाएगा सीरी के, और ये जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे ये एक्यूमुलेट वहां पे कर जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जब सीरी की होती है तो इनको फिर बाहर फेंक दिया जाता है, यानी स्मॉलर पार्टिकल्स को ही फिल्टर फीडिंग के दौरान अंदर लाया जाएगा और लार्जर पार्टिकल्स को नहीं अंदर आने दिया जाएगा, क्योंकि वो फंस जाएंगे ना, तो उनको फिर वहां से सीरी से ही बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो सीरी जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स ही माउथ के जरिए एंटर हों, लार्जर पार्टिकल्स जो है इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। स्टूडेंट समझ आ रही ना आपको? क्यों भी समझ आ रही है स्टूडेंट्स, या ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं आप जी सब? यस सर, जी आ रही सर। है। ओके, तो मैंने कहा पता नहीं ये ना जी होता सर, आ रही है। होगा स्टूडेंट्स कहीं और पहुंचे हुए हैं। तो इसमें अब देखें, स्मॉलर जो एडिबल पार्टिकल्स हैं वो माउथ की तरफ आ जाएंगे वाटर के साथ, और उनको सीलिया कलेक्ट करेंगे गिल बार्स के ऊपर, और म्यूकस फिर उनमें ऐड हो जाएगी एंडोस्टाइल के थ्रू। तो एंडोस्टाइल म्यूकस ऐड कर देगी, जो आपने एंडोस्टाइल का पिछले लेक्चर में फंक्शन भी पढ़ा था। आपने देखा था जो लार्जर वर्टिब्रेट्स है जैसे ह्यूमन बींग्स है हमारे अंदर, वो थायराइड ग्लैंड बन जाती है एंडोस्टाइल,
जबकि इनके अंदर क्या करती है, म्यूकस जो है वो सिक्रीट कर रही होती है, जो प्रोटोकोऑर्डिनेट्स वगैरह है। तो गिल बार्स के साथ म्यूकस सिक्रीट होगी, जो कि उस फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएगी म्यूकस, वो उसको अपने साथ जोड़ लेगी ताकि वो पानी के साथ बाहर ना निकल पाए एट्रियोपोर्स। तो ट्यूनिकेट्स जो होते हैं इनमें एंडोस्टाइल जो होती है वो सिलिएटेड ग्रूव्स रखती है, यानी इनकी जो एंडोस्टाइल भी होती है उसमें सीलिया वाली जो है नालियां सी होती हैं, ग्रूव कहते हैं लकीर को या नाली को, जो कि एक्सटेंड कर रही होती है लॉन्गिट्यूडनली इनके मिड वेंट्रल एस्पेक्ट के साथ फेरेंक्स के। और सीलिया जो होते हैं वो फूड को या म्यूकस को क्या करते हैं, डॉर्सली जो होता है वो मूव करवा रहे होते हैं, जिससे फूड कॉर्ड बनता है एक, यानी फूड की एक स्ट्रिंग सी बन जाती है गट के अंदर। तो रिंग जो सीलिया की होती है वो क्या करती है, खुराक को घुमाते हुए फूड कॉर्ड को फूड से अलहदा कर देती है। अब डाइजेशन जो होती है इनमें दोनों तरह की ही होती है, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी सेल के बाहर एंजाइम सिक्रीट भी होते हैं, और इंट्रा सेलुलर भी होती है कि विद इन द सेल भी सिक्रीट किए जाते हैं एंजाइम्स, जिससे क्या होता है खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है। अब डाइवर्टिकुलम जो है, डाइवर्टिकुलम कहते हैं कि सेपरेट पाथ बन जाना। तो डाइवर्टिकुलम जो होता है गट से एक अलहदा से निकल रहा होता है, जिसको मिड गट सीकम कहा जाता है, वो भी एंटीरियरली इनमें एक्सटेंड कर रहा होता है। तो सीकम का मतलब ही ब्लाइंड एंड होता है, यानी कि बिल्कुल ब्लाइंड एंड वाला जो पोर्शन है उसको सीकम कहा जाता है। तो अब ये जो सीकम वाला एरिया है, इसका एंड जो होगा वो बिल्कुल बंद होगा, यानी ब्लाइंड होगा राइट साइड की तरफ फेरेंक्स के, और इसमें इससे क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज किया जा रहा होता है। मिडगट सीकम का अगर फंक्शन आप देखें डाइवर्टिकुलम का, तो वो ये है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही होती है। अब इनकी जो एनस होती है वो लेफ्ट साइड पे वेंट्रल फिन के प्रेजेंट होती है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है। जो इनका डाइजेस्टिव वेस्ट बनेगा उसको एनस के थ्रू निकाला जाएगा, और जो वेस्ट वाटर होगा उसको एट्रियोपोर के जरिए से निकाल दिया जाएगा। अब सिफेलोकॉर्डेट्स का अगर आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इनमें भी कोई ट्रू हार्ट नहीं है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स पाई जाती हैं, जो कि इनकी मेजर वेसल्स होती हैं बॉडी की, उनमें जो होता है वो सिकुड़ रही होती हैं, फैल रही होती हैं। तो उससे क्या होता है, इनका ब्लड जो होता है वो अमीबाइड सेल्स के जरिए से मूव करता है, और वो जितने भी इनके टिश्यू स्पेसीज होती हैं वो ओपन होती हैं, यानी इनके जो सेल्स के दरमियान स्पेसीज हैं वो ओपन है, वहाँ पे कोई भी खून की नालियाँ नहीं है स्पेशल जिन जहाँ से खून की सप्लाई होती हो, यानी इनमें कोई भी कैपिलरीज वेन्स या आर्टरीज इस तरह की स्पेशल नालियाँ नहीं हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स फिर इनकी सिलोमिक सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, जो कि इनके ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी वेस्ट जो बनेगा ब्लड के अंदर, आपको पता है ना हमारा ब्लड हमारे किडनीज के अंदर फिल्टर हो रहा होता है, तो वहां से वो क्या होता है, वेस्ट वगैरह को निकाला जा रहा होता है खून में से, यानी यूरिया की शक्ल में हम उसे निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो वेस्ट होता है वो तो इनके खून से इस तरह नहीं ना निकल सकता, किडनीज तो इनके अंदर है नहीं। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वेस्ट मटेरियल्स की ब्लड में से एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो वेस्ट मटेरियल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ब्लड में से एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कि मॉलिक्यूल्स को आपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज रहे हैं जहां पे पहले ही वो मौजूद हैं वेस्ट पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होंगे, एनर्जी का ये प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस का ये नाम। अब सिलोम जो इनकी होती है स्फेलोकॉर्डेट्स की, ये काफ़ी जो है वो कम हो जाती है बनिस्बत दूसरे कॉर्डेट्स के, इनकी यानी बॉडी कैविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये सिर्फ वहीं पे बॉडी कैविटी होती है जहाँ पे गिल बार्स इनकी होती हैं या एंडोस्टाइल होती है, या जहाँ पे इनके गोनेड्स पाए जाते हैं, बस वहीं पे ही इनकी सिलोम होती है।